नमस्कार, मैं हूँ हरकारा दीप नीतीश त्यागी और हम लोग आज बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। और मेरे साथ हैं आकार पटेल जो लेखक स्तंभकार हैं और साथ में एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख भी हैं। उनका एक पीस अभी हरकारा में छपा था जो कि इस बारे में था कि पाकिस्तान को लेकर जो भारत की नीति है वो लगातार इतनी गडमड है। तो उनका सुझाव ये था कि ये कूटनीति की बजाय एक कट्टी नीति है जो हम जब जब चाहे तब उसको लेकर हम कट्टी होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे कि करते हैं उस तरह से। तो आकार ये पाकिस्तान को लेकर अगर हम देखें, एक तो ये कि हम हमारे रिश्ते शायद खासे पेचीदा हैं, क्योंकि हम एक ही जिसको बोलते हैं कि हमारी पैदाइशों के साथ ही हमारी दिक्कतें हैं या एक कॉम्प्लिकेशन है। और उसके बाद लगातार एक तरह का साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक हम एक ऑब्सेशन रखते हैं पाकिस्तान को लेकर। तो ये जो पीस लिखा है, क्योंकि ये इस रोशनी में भी है कि जो इस समय भारत दुनिया में जो कुछ चल रहा है, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ है और जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसका एक अमेरिकी उसका एक घटनाक्रम बदलता चला गया, जो ट्रम्प जो लगातार कहते रहे हैं। तो इस रोशनी में इसको हम कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को हम को लेकर हम साफ क्यों नहीं हैं हमारी पॉलिसी? क्योंकि हम ये मानने को नहीं तैयार कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ लिए बगैर हम डेवलप अपने आप को नहीं कर पाएंगे। कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा देखें जहां पर इतनी तादाद में लोग हो, वो ईस्ट एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, नॉर्दर्न अमेरिका हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे सिर्फ एक देश अपने आप को उठाकर अपने पड़ोसियों को छोड़कर कोई डेवलप नेशन बना हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कहीं पर भी हमारे आगे। पर ये जानते हुए भी हम ये करना चाहते हैं कि भारत को दक्षिण एशिया से अलग करके अपने मन में, अपने दिल से, अपनी इकोनॉमी से, अपने लोगों से आगे बढ़े और शायद यूरोप से जुड़ जाए या अमेरिका से जुड़ जाए डेवलपमेंट में। ये होने नहीं वाला। क्योंकि ये हम मानने को नहीं तैयार। हमारी नीतियां ये रही हैं कि कुछ दफा हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तिजारत हो, कि हम लोग उनके साथ खेलें या बातचीत करें। और कुछ ऐसे महीने होते हैं, साल होते हैं जहां पर हम ये नहीं करते। और ये जो महीने और साल होते हैं जहां पर हम ये नहीं करते हैं, उनको हमें कट्टी या कुट्टी जो नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, इस नजरिए से देखना चाहिए कि आप अपने जो मसाइल हैं पाकिस्तान के साथ वो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपको बातचीत नहीं करनी है, आपको कोई थर्ड पार्टी लाना नहीं है बीच में मीडिएशन के लिए, और जंग के जरिए हम इसको सुलझा नहीं पाए हैं, माजी में भी, अब भी। बाकी जो बात नहीं करने का जो एक फैसला है हमारा, इस बुनियाद पे है कि सरकार ये मानती है कि लोग नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो। ये झूठ है। ये सिर्फ कुछ लोग, चंद लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, वो ये मानते हैं। मैं जहां से अब आपसे बात कर रहा हूँ, दक्कन से, बेंगलोर से, यहाँ पर ऐसा मिजाज नहीं है लोगों का। तो सरकार को जो मैच्योर चीज है वो करनी चाहिए, अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये जानना चाहिए सभी लोगों को कि जो आतंकवाद के जो आंकड़े हैं जम्मू और कश्मीर में, वो सबसे ज्यादा 25 साल पहले थे, 2001 में, जब 4,500 लोग की मौत हुई थी वहां पर। वो हर साल गिर के 200 के लगभग है आज। और हम ये भी मान के चलें कि सारे के सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं जो लोग आतंकवाद जो करते हैं वहां पर, जो बंदूकें उठाते हैं, ये भी जो हम मान के चलें तो हमको मानना पड़ेगा कि 25 साल पहले के मुकाबले में 1/20 है, 5% वहां पर वायलेंस आकर रुका है। तो अगर ये हम मानते हैं कि वहां पे सारा आतंकवाद पाकिस्तान के हाथ से ही हो रहा है, तो हमें ये भी मानना होगा कि पाकिस्तान के हाथ से ये कम हुआ है। ये आंकड़े क्योंकि ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, सरकार की जो पॉलिसी है कि हम बात नहीं करेंगे और कट्टी रखेंगे, वो
उसको जारी रखने में थोड़ी आसानी होती है। तो दूसरा शायद ये भी है कि ये इस बात को की सुविधा देता है हमारे देश की इस समय की जो सियासत को, जो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक है, क्योंकि मुसलमानों के साथ एक 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 लगभग ऑफिशियल आधिकारिक हमारी एक नीति बनती हुई दिखलाई पड़ रही, चाहे असम में हो या उत्तर प्रदेश में या बाकी हिस्सों में। शीर्ष से भी हम ये बात सुन सकते हैं बार बार कि वो इस बात को रेखांकित किए बिना अब उनके भाषणों में मतलब अधूरे रह जाते हैं अगर वो इस बात में ऐसा कुछ ना कहें तो वो भी एक, क्या वो एक वजह है कि पाकिस्तान को लेकर हम हमेशा एक हवा बना के रखते हैं और उसको एक वास्तविक या व्यवहारिक तरीके से हम उसको नहीं देख पाते हैं? ये बात सही है, पर ये बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित है, क्योंकि बीजेपी से पहले जो सरकारें थी उनका रवैया ये नहीं था कि अपना जो पूरा फोकस है वो उन कानून में लगा दें कि जिससे मुसलमान टाइट हो। पर उन सालों में भी, उन सरकारों के नीचे भी यही पॉलिसी थी कि बहुत लंबे अरसे तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करते थे। और मेरा ये मानना है कि एक वजह इसकी ये है कि जो पार्टीशन के बाद जो 20-30 साल थे, जहां पर 65 के की जंग से पहले, जहां पर लोग आते जाते थे, तिजारत होती थी, कुछ हद तक करेंसी भी एक थी, वो हम वो नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते, क्योंकि खास तौर पे खास तौर से 71 के बाद ये भारत की जो राष्ट्र भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, वो एक हद तक दुनिया को छोड़कर लोकलाइज हो गया कि अब दक्षिण एशिया में हम बड़ी पावर हैं। हम बड़ी पावर इसलिए हैं क्योंकि हम ये जो पाकिस्तान है उसको हम दबा सकते हैं। जो नेहरू छोड़ के गए थे कि दुनिया भर में भारत एंगेज रहे देशों के साथ, वो बंद हो चुका है। अब तो एकदम खात्मा उसका हो चुका है। लेकिन एक छोटी सी नेशनलिज्म, एक छोटा सा राष्ट्रवाद हो गया था हमारा बीजेपी से पहले भी, जो जारी है अभी बीजेपी के आने के बाद, क्योंकि बीजेपी का फोकस अकलियतों पर, खास तौर पर मुसलमानों पर है, तो ये तो होना ही है कि वो पाकिस्तान का जो का नाम है वो अंदरूनी पॉलिसी में अब उठाएगा। और आतंकवाद एक रास्ता है जिसके जरिए, क्योंकि कोई सामने से जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई आंकड़ों की बात नहीं करता, ये जब तक जीवित रहेगा, और ये जीवित रहेगा जब तक बीजेपी चाहती है। हाल जो है यही रहेगा कि हमें पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क के नजरिए से देखना होगा, और जो भी या तो शांति के पक्ष में बोलेगा या तो कोई मुसलमान होगा, उसको उस दृष्टि से हम देखेंगे कि ये या तो पाकिस्तान से जुड़ा है या तो वो पाकिस्तान से एडजेसेंट है। तो इसमें एक और जो बात है वो ये कि ये सरकारें हमेशा इस तरह की बातें करती रहती हैं, और अब ये बहुत ज़्यादा करती हैं। चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या वहाँ से हम देखते हैं कि जो उनके नए प्रमोटेड जो आर्मी चीफ हैं वो जिस तरह से वो बात करते हैं, और एक तरफ लोग हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग ताने बानों से जुड़े हुए भी हैं, कुछ अपने इतिहास के कारण, कुछ कल्चर के कारण, कुछ क्रिकेट के कारण। तो एक वो भी पक्ष है जहाँ पे हम बहुत इतने अधिक कल्चरली या इंटीग्रेटेड फील नहीं करते किसी और देश के प्रति। अगर क्रिकेट हमारे बीच में जब हो रहा होता है तो हम ज़्यादा हाउसफुल रहता है, ज़्यादा सोल्ड आउट रहता है, जब बजाय इसके कि या यही हम उनके म्यूज़िक के बारे में कह सकते हैं या बाकी कल्चरल चीज़ों के बारे में कह सकते हैं। तो ये क्या जो जन हैं, जो लोग हैं, और एक तंत्र है जो सरकारें या एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट एक एस्टैब्लिश्ड वर्ड है, हमारे यहाँ भी है शायद, पर वो उस तरह से हम इस्तेमाल नहीं करते।
तो ये इस्टेब्लिशमेंट्स के बीच की प्रॉब्लम है या फिर ये लोगों के बीच की भी प्रॉब्लम है, या वो प्रॉब्लम लोगों की प्रॉब्लम बना दी गई? लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। देखें, दुनिया के कोई भी देश में आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर फॉरेन पॉलिसी है वो डेमोक्रेटाइज होती है। वो नहीं होती है ज्यादातर, कि जो आपके जो संबंध है किसी और देश के साथ, वो कुछ बहुत चंद गिने चुने लोग जो हैं आपके थिंक टैंक में बैठकर, आपके सेक्रेटेरिएट में बैठकर ये तय करते हैं। का सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ या चीन के साथ या रूस के साथ, ये सिंगापुर की प्रजा तय नहीं करती, क्योंकि इन चीजों में एक गहराई चाहिए कि देश का फायदा कहाँ है, देश का नुकसान कहाँ है। ये आप वोट पे नहीं डाल सकते। ये बहुत कम ऐसी जगहें हैं। भारत एक जगह है। 2001 के बाद अमेरिका एक ऐसी जगह हो गई कुछ सालों तक, जहां पर विदेश नीति जो है वो डेमोक्रेटाइज हो गई, और उसके होने से अमेरिका को बहुत हानि पहुंची। अमेरिका ने जो जंग की इराक में, अफगानिस्तान में, कोई भी फायदा नहीं हुआ उससे। दोनों जंग हार गई वो। लेकिन वो जंग पे गए वो लोग इसलिए क्योंकि जो उनकी जो विदेश नीति थी वो 9/11 की वजह से डेमोक्रेटाइज हो गई, वो पॉपुलर हो गई। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमारे जो आप देखेंगे कोई दुकान में यहाँ पर बेंगलोर में या कलकत्ता में या शायद दिल्ली में भी, आप दुकान में जाएं और पाकिस्तान के बने कोई मसाले हो तो लोग उसको फेंक नहीं देते, उसको जला नहीं देते, इस्तेमाल करते हैं हम। तो आपस में जो ट्रेड है वो नॉर्मल है ये, पर ये थोपा जा रहा है हम पर कि एक गुट को, एक देश को हमने उसको दुश्मन बना दिया है, दुश्मनी के नजरिए से हम उसे देखें, ये थोपा जा रहा है हम पर। जब ये बंद होगा ऊपर से, नॉर्मलाइज हो जाएगा फौरन ही। जो मिट्टी है आपकी, जो आपके जो ताल्लुकात हैं उन लोगों से, वो 47 के बाद या 47 की वजह से नहीं हुए। ये हजारों साल पुराने हैं। ये आप किसी शख्स को बाहर से लेके आए, चीन से लेके आए, रूस से लेके आए, स्वीडन से लेके आए, उसको पूछें कि ये लाहौरी है या ये दिल्ली वाली है, या उसको पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि ये एक ही है। जो फर्क है, जो देखने में, खाने में, मसालों में, संगीत में, कोई फर्क नहीं है। हम ये मानते हैं एक छोटी सी, सिगमंड फ्रॉइड कहते थे नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस। मेरे और आपके बीच में एकदम छोटा सा डिफरेंस हो तो हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दुश्मनी हो। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। जब ये ऊपर से ठोकना बंद हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मैं ये इसमें से करीब 27 वाक्य लिखे हैं आकार पटेल के इस पीस में, जिसमें इस तरह की बातें हैं कि पाकिस्तान से बात करना है, नहीं करना है, LOC पे फायरिंग करनी है, नहीं करनी है, कश्मीर को लेकर बात करनी है, नहीं करनी है, आतंकवाद पे बात करेंगे, नहीं करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, मिठाइयाँ वाघा बॉर्डर पे बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, फिर जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी करनी है, नहीं करनी है, गोली का जवाब बम से देंगे, और युद्ध नहीं चाहते, युद्ध चाहते हैं। तो ये लगातार जो है सीज फायर को लेकर भी लगातार इस तरह की बात चलती रही है। हालांकि जो लोग, व्यवहारिक लोग जो ज़मीन पे हैं, वो देख रहे हैं, जैसे कि आपने डेटा बताया कि भाई आतंकवाद तो दरअसल काफ़ी कुछ कम हो चुका है पहले से, हिंसा काफ़ी कम हो चुकी है पहले से, पर फिर भी ये जो उसको बोलते हैं कि दम ठोकने की जो पॉलिटिक्स है, वो लगातार बनी हुई है, और हालांकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या भारत इस क्लैरिटी ना होने की ये इसमें कोई ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या इसकी वो कीमत भी चुकाता है किसी तरह से? नहीं, कीमत है इसकी नीतीश जी। देखें, जैसा मैंने आपसे कहा, हमें जो डेवलप्ड नेशन बनना है, हम बनेंगे कैसे? हम ऐसे बनेंगे कि जो देशों में हमारी चीज वस्तुएं
हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो सके, वहां पर हम मैक्सिमाइज कर सके। हमारा जो हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसे हम उस हद तक बढ़ाएं कि अंदरूनी कंजम्पशन है वो पूरा संभल पाए हम, उसके बाद हम उस चीज को एक्सपोर्ट करें। या वो सर्विस हो, हमारा बॉलीवुड का सिनेमा हो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो, जो भी हो। एक ऐसी बड़ी दो मार्केटें हैं हमारे सामने, हमारे बगल, जिसको हमने नजरअंदाज किया है। वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है वन साउथ एशिया नाम का, वन साउथ एशिया कहता है कि भारत से आप ब्राजील कोई चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने से सस्ती होती है। और इसलिए सस्ती होती है ना कि क्योंकि ब्राजील पास है, हमारे पंजाब का तो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो फिर क्यों है ऐसा? इसलिए कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को हम बॉलीवुड सिनेमा भेजें या महिंद्रा स्कॉर्पियो बेचें। ये मूर्खता है हमारी। हम अपनी इंडस्ट्री, अपने लोगों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वहां पे ना बेचें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि दुश्मन के साथ तिजारत हो। ये बेवकूफ़ी है भारतीयों के साथ। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं वहाँ पे, 25 करोड़ पाकिस्तान में, 20 करोड़ बांग्लादेश में। ये मार्केट हम नहीं चाहते। ऐसी कोई जगह नहीं है। अब देखें, हमारे जो मसाइल हैं हमारे बीच में, नीतीश, पार्टीशन है, आतंकवाद है, ठीक है, तरह तरह के लोग हैं, हमारी जो दीन जो दीन है यहाँ पर अलग अलग हैं। ये सब ही चीजें साउथ ईस्ट एशिया में हैं। जो आसियान का गुट है, सिंगापुर बना पार्टीशन के बाद मलेशिया से। सिंगापुर में इंडोनेशिया ने अपने फौजी मुफ्ती में भेजकर आतंकवाद की, और वो करने के बाद वो लोग पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। वो फांसी उनकी लाशों को फिर भेजा गया। अब इंडोनेशिया, जब सिंगापुर के पीएम वहां गए, ली कुआन यू, उनकी कब्र पर उन्होंने फूल बरसाए, जिन लोगों को उन्होंने फांसी दी थी। वही जो मसले हैं, वहां पर हिंदू हैं, वहां पर बुद्धिस्ट हैं, वहां पर ईसाई हैं, फिलीपींस में वहां पर क्रिश्चियन हैं, वहां पर मुसलमान हैं, एथियस्ट हैं, चीनी हैं। जो भी मसाइल हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में है वो वहां पर है। लेकिन सबसे बड़ा आज वो ट्रेडिंग ब्लॉक है। और इसलिए है क्योंकि माजी में जो हुआ उसे छोड़कर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है, उनका। और लड़ाइयां भी होती है, जैसे पिछले महीने हुई थी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। लेकिन उसके बावजूद वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप बच्चों की तरह कट्टी करेंगे, आपको ट्रेडिंग नहीं करना, आपको यहाँ पे आपस में लोग आने जाने नहीं देना, तो आपके हालात यही रहेंगे। महिंद्रा या कोई भी और कंपनी है, वो ये नहीं चाहती कि जो जो चीज वस्तुएं वो पैदा करती है वो उनका मार्केट सीमित हो। वो तो चाहती हैं कि ज्यादा मार्केट एक्सेस दे। ये सरकार की नीतियां हैं जो भारतीयों के लिए नुकसानदेही है। तो ये इसके साथ एक ये भी बात है कि ये जो आपने कही भी कि जो दक्षिण एशिया को लेकर है, पर ये 3 और जो बड़े देश हैं जिनके साथ इस समय हम एक अलग अलग पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है और चीन है। जहाँ पे तो अभी ट्रम्प के साथ मोदी जी का तो एक चल ही रहा है, जिस समय उसको हम कह सकते हैं कि वो भी एक खासा हाइपर पेस्ड एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है इस समय जो। और दूसरा फिर अभी वो रूस के साथ हमारा तेल खरीदना है और तेल बेचना, जिसको लेकर अमेरिका हमको कल परसों जो मैं अखबार पढ़ रहा था बाहर के, तो सब ने लिखा कि 25% जो है ये सज़ा की तरह भारत पे लगाया गया है। और फिर चीन है जिसके साथ अभी तक हम वहाँ भी हम कट्टी थे, फिर अब जो है वो कट्टी हम बदल रहे हैं और उसमें मिलने भी जा रहे हैं अब तो जी साहब से, मोदी जी। तो ये वहाँ पर क्या, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये सत्ता की ताकत की बात है कि जहाँ पे हम बड़ी ताकतों से अब वापस मिलना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम खुद अपनी सुपर पावर या महाशक्ति और विश्व गुरु बनने की घोषणा कर रहे थे।
वो भी है। एक एक ये देखें, हम अलग अलग चीजें हैं। चीन के साथ जो हुआ, और ये बीजेपी की बात सिर्फ नहीं है, ये कांग्रेस की भी बात है, कि भारतीयों को ये चीज बताई नहीं गई कि जो दो एक्टिव सेक्टर हैं हमारे, लद्दाख जो है, लद्दाख जब अंग्रेज छोड़ के गया भारत, तो बॉर्डर कहाँ था, वो सब भारतीयों को जानना चाहिए कि वो लाइन कहाँ थी। और हमें ये भी जानना चाहिए कि जोरावर सिंह जो एक जर्नैल थे डोगरा, जो पहली दफा मानसरोवर तक गए, और फिर जब वो लौट रहे थे तो उनकी शिकस्त हो गई, वो उनको मार डाला गया। वो एक ही ऐसा उदाहरण है, एक ही ऐसी मिसाल है जहां पर हम ये क्लेम रख सकें कि काराकोरम को छोड़कर जो कुनलुन रेंज है आगे, वहां तक हमारी सीमा है। ये झूठ है, पर ये किसी को बताया नहीं गया। दूसरा ये कि हम तवांग जो अभी उस सेक्टर को छोड़ के हम नीचे आए, तवांग में आए, अमरुणाचल, जहाँ पर चीनी ने जीत हासिल की थी 62 में, लेकिन अपने आप वो जाके फौजों को वापस खींच लिए वो उस सेक्टर से। तवांग की जो मॉनेस्ट्री है, जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, हमें ये अपने आप से पूछना है कि वो क्या कहती है कि वो किसको ट्रिब्यूट देगी 47 से पहले, 1923 से पहले, जो एक सिमला एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ नहीं, जो चीन के साथ हुआ था वो। तो ये दो चीजें क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं जाती, लोगों को पता नहीं है, हम ये मानते हैं कि हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया चीन ने वगैरह, ये सब बकवास है। तो वो जब तक हम सुलझा नहीं पाएंगे इंटरनली, तब तक हम कोई सोल्यूशन ला नहीं पाएंगे। तो ये एक बात चीन की बात है। अमेरिका के साथ डरावनी बात ये है नीतीश, कि हमारे जो पॉलिसी के जो महारथी हैं वो ये नहीं जानते कि ऐसा ट्रंप ने क्यों किया। ट्रंप ने हमारे ये जो लाफा मारा है वो क्यों मारा है 25%? क्योंकि चीन भी ले रहा है रूस का तेल, चीन पर तो नहीं लगाया ये एक्स्ट्रा टैरिफ। और ये डरावना इसलिए है क्योंकि जो बनी बनाई हुई नीतियां थी भारत की, उसको छोड़कर हमने एक पर्सनलाइज डिप्लोमेसी अपनाई 2014 के बाद, कि मैं आपसे गले मिलूं, मैं आपको कोई अच्छी बातें करूं, मैं आपके लिए बड़ी रैली करूं, मैं अपने जो विदेशी भारतीय हैं उनसे कहूं कि आप ट्रंप को वोट दीजिए। ये सब जो मोदी ने किया, उनसे पहले ये नहीं हुआ था। पर्सनलाइज डिप्लोमेसी नहीं थी हमारी, एक कंजर्वेटिव मेजर्ड अप्रोच था सभी चीजों में। कुछ चीजों में ये बात सही है, एक एथिकल मॉरल अप्रोच था, जैसा कि फिलिस्तीन में। उसको छोड़कर आपने ये समझा कि मेरा जो करिश्मा है उसकी बुनियाद पर मैं दुनिया को बदल दूंगा, कि मैं शी के साथ झूले पर बैठ के खमन ढोकला खिलाकर मैं उसको मनवा दूंगा कि जो हमारे बॉर्डर के मसले हैं वो सुलझा जाए। ये नहीं होता है ऐसे। और अब अमेरिका के साथ सिर्फ चारा हमारे पास ये है कि हम या तो तेल लेना बंद कर दें रूस से, जो आगे हमने किया है। लोगों को शायद नहीं पता कि ट्रंप 1 में जिस शख्स पे 3 या 4 दिन पहले रेड हुई थी, जॉन बोल्टन, जो ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनकी किताब में लिखा है कि ट्रंप ने कहा अपने लोगों से कि भारत को कह दे कि ईरान से तेल लेना बंद कर दें। मोदी जी ने कहा यूएस से, और ये बात सही है, कि हमारी जो रिफाइनरी है वो ईरानी तेल, ईरानी क्रूड पे कैलिब्रेट हुई है। क्योंकि क्रूड नहीं होता नीतीश जी, कोई कहीं पे स्वीट क्रूड होता है, कहीं पे कुछ और। आपकी जो रिफाइनरी है उनको फाइन ट्यून किया जाता है कि कहाँ से तेल आता है वो, और ये कोई उसके हिसाब से वो। बिल्कुल। हमने ये कहा, ट्रंप ने बोल्टन से कहा कि मैं मनवा दूंगा मोदी को, और ये हुआ। ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया, सस्ता था। वो दोस्त है हमारा ईरान,
ताल्लुकात हैं हमारे हजारों साल के। अलेक्जेंडर की फौज से पहले जब यूनान में एक बड़ा युद्ध हुआ 2300 साल पहले, तो हेरोडोटस की हिस्ट्री में लिखा गया है कि भारतीय सोल्जर मर्सनरी थे वहां पर ईरानी सेना के लिए। वो क्या पहने हुए थे, उनके हाथ में हथियार क्या था, वर्णन दिया है उसने। तो ये कोई कल हमसे मिले हैं, ये वैसा नहीं है। बहुत बहुत पुराने ताल्लुकात है हमारे। भारत के लोग बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां आप जाएं और आपको प्यार से बर्ताव करें कोई। ईरान एक ऐसी जगह है जहां पर भारत का नाम है, जहां पर हिंद जो है वो उसकी कोई मान्यता है। ऐसे लोगों से आप दगाबाजी कर दें, छोड़ दें उनसे लेना उनकी मुश्किलात में, तो फिर ये दूसरी बार करेगा ही ट्रम्प। और किया उसने, जो ईरान के साथ उसने किया कि भारत को कंपेल किया कि अब तेल लेना बंद कर दें। जब आप इतनी नम्रता से ऐसे दुष्ट आदमी के साथ आप व्यवहार करें, तो वो मिसयूज करेगा पावर आपके पर उसका, और ये हुआ है। रूस के साथ हमारे जो तीसरा देश है, रूस के साथ जो है हमारे ताल्लुकात जो है वो बीजेपी से पहले नरसिम्हा राव जी की सरकार के साथ ट्रांजैक्शनल हो गए थे। कि जो रूस का जो वीटो था यूएन, क्योंकि भारत नेहरू जी के बाद भारत ये नहीं चाहता था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला उठाया जाए। मैं नहीं मानता कि ये सही है, लेकिन ये नीति थी, और इस नीति के कारण हमें आसरा लेना पड़ा रूस का, जो यूएसएसआर के टूटने के बाद बंद हो गया। और फिर उसके बाद सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन था जहां पर हम उसे पैसे देते थे, रूस हमें हथियार देता था। और रूस के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो ट्रम्प पे दबाव डाले कि हमारे साथ व्यवहार जो है वो बेहतर बनाए। पुतिन के पास ऐसा कोई कारण नहीं। तो तीनों तीन के साथ जो है, या तो हिस्ट्री के कारण, या तो हमारी नीतियों के कारण, या तो जियोपॉलिटिक्स के कारण मुश्किलात जो जो आई है वो रहेंगी। तो इसका जो तीनों चारों जो चीज़ें हैं, कि एक तो ये कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ, बाकी पड़ोसियों के साथ, और ये जो तीन महाशक्तियां हैं उनके साथ, क्योंकि तो अब हम लोग एक, ऐसा क्यों लगता है कि हमें कहीं, क्या हम कहीं फंस गए हैं, या फिर इसमें से निकलने का कोई रास्ता है? निकलने का रास्ता तो है, शायद रास्ता सीधा ना हो, शायद हमें कुछ कड़वाहट, कोई कड़वी चीजें हमें पीनी पड़े, लेकिन वो आगे भी हमने की है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि दो चीजें हों। हमारा फोकस ये हो कि हमारी इकोनॉमी बढ़े, और उसके बढ़ने के साथ जो है इनइक्वालिटी जो है भारत में वो कम हो। दोनों चीजें जरूरी है। फोकस हमारा यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके 80 करोड़ लोग, और ये तो क्योंकि 2011 के आंकड़े हैं, अगला जो सेंसस होगा उसके बाद ये शायद नंबर बढ़ेगा। 80 करोड़ लोग आपके राशन की लाइन में खड़े होते हैं हर महीने 5 किलो गेहूं अनाज के लिए। जब तक ऐसी स्थिति है आपकी, आप दूसरा कोई फोकस आपका होना नहीं चाहिए। सिर्फ ये कि इन लोगों को गुर्बत से कैसे निकाला जाए और कितनी जल्दी। और ये जो आपका फोकस होगा, तो बाकी जो चीजें हैं उसको सुलझाना, और या सुलझाने के जो रास्ते हैं वो शायद साफ हो जाते हैं। फिर उसमें कुछ कड़वी कॉफी आपको पीनी हो, या फिर आपको ह्यूमिलिएशन सहन करना हो, तो आपको फिर करना होगा। सिंगापुर की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। सिंगापुर कोई भी झमेले में गिरता नहीं है दुनिया में कहीं पर भी, क्योंकि उसका फोकस एकदम प्योरली सिंगापुरियन इकोनॉमी पे है। आप सिंगापुर को पूछेंगे कि इराक वॉर पे या अफगान वॉर पे या किसी और चीज पे आपकी नीति क्या है, तो कोई नीति नहीं है उनकी। भारत ऐसा नहीं कर सकता। एक वजह यह है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी
डेमोक्रेसी है। दूसरा ये कि भारतीय लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि हम दुनिया से बिल्कुल ही हटकर एक अनइमोशनल तरीके से हम अपने आप को शायद ग्रेट पावर नहीं लेकिन एक कल्चरल पावर जरूर समझते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर क्या पॉसिबल है वो देखना होगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी चीज को तब तक सुलझा नहीं पाऊंगा जब तक मैं मानने को नहीं तैयार कि यहाँ पर कोई मसला है। अगर मैं अपने आप से ये झूठ बोलूं कि मेरी गाड़ी तो चल रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाड़ी से निकल कर उतर कर वो पंक्चर को ठीक नहीं करूंगा। ये हालात ये है क्योंकि नीति एकदम पर्सनलाइज हो चुकी है। नीति का सक्सेस जो है वो एक व्यक्ति पर निर्भर है, ये हमें कहा गया है 11 साल से। तो उसकी जो फेलियर हैं वो भी उसी व्यक्ति को झेलने होंगे। वो झेलने को तैयार नहीं है ये क्योंकि उसमें वो है ही नहीं कि वो माने कि मैंने कोई गलती की है। और एक 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 वानर सेना है उसके पीछे जो ढंडोरा पीटती रहेगी कि जो भी या तो नुकसान हो या फायदा सब मास्टर स्ट्रोक ही है, तो चलता रहेगा फिर। तो ये जो इसके पहले का जो पूरा अभी तक भारत का एक एक विदेश नीति या जिसको हम कहते हैं कि एक इंटरनेशनल इक्विटी जो हमारी थी, जैसे कि नेहरू के समय से फिर ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट फिलिस्तीन को लेकर, एक हद तक अफगानिस्तान को लेकर भी, और बाकी दुनिया की बाकी ऐसे जो ग्लोबल साउथ को लेकर, तो वहाँ पर अब भारत कहाँ और कैसा दिखलाई पड़ रहा है पिछले खासतौर पर इन 11 सालों में, जो जब हम अपने आप का विश्व गुरु होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक तो हम देख ही सकते हैं कि हम वापस हाइफनेट हो गए हैं पाकिस्तान के साथ में। दूसरा, हम ये देखते हैं कि हमारा देश जो है वो तालिबान के साथ अपने रिश्ते बड़े पुख्ता करने में लगा हुआ है। हम इज़राइल के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बरतते हैं बजाय फिलिस्तीन के। अगर लोकतंत्र की भी बात है तो हम यूक्रेन के साथ जो भी हम बोलते वो तो है, पर हम दरअसल उनके खिलाफ जो हो रही है जंग उसको हम फंड कर रहे हैं। तो तेल खरीद के उनका, और तेल उसमें से मुनाफा कमा के, और वो मुनाफा दरअसल लोगों को नहीं मिल रहा है, वो मुनाफा या तो सरकार कमा रही है या यहाँ के पूंजीवादी कमा रहे हैं। तो जिस हित की भी हम बात भी कर रहे हैं, तो हमारी ये सिर्फ जो बात जो पाकिस्तान से शुरू हुई थी, दरअसल क्या ये लगभग हर तरफ ही है कि मतलब जहाँ पे हम एक उसको बोलते हैं कि हेडलेस चिकन की तरह दिखलाई पड़ते हैं। हाँ, देखें, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि ये सही है कि उनके साथ ताल्लुक बनाए जाए। हमें उनको अमेरिका के नजरिए से नहीं देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए था। हमारे रिश्ते जो हैं काबुल के साथ, पेशावर के साथ, कंदाहार के साथ बहुत ही पुराने हैं। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि जब जहांगीर के ज़माने में अकबर जो है वो जो छोड़ के गए हिंदुस्तान, उसमें कंदाहार शामिल था। ईरानियों ने जब जहांगीर से ले लिया कंदाहार, तो वो जो लैंड रूट था ईरानियों का आना हिंदुस्तान में वो बंद हो गया, और जो मुगल महिलाएं थी उनका हज जाना लैंड रूट से बंद हो गया। वो जहाज लेकर जाते थे फिर, लेकिन क्योंकि ईरानी आ नहीं पाए तो वो जो टैलेंट था, ब्यूरोक्रेटिक टैलेंट, वो आना बंद हो गया। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर की एक वजह, शायद बड़ी वजह ये है कि जो ईरानी शिया जो आते थे यहाँ पर, जिनके नाम उत्तर भारत के कई शहरों में हैं, जिनके टाइटल जो हैं, जिनकी जो इमारतें हैं वो हैं आज भी, उनके उनका आना बंद हो गया। और जो मुगल या सरकार थी वो अपने आप को चला नहीं पाई ठीक से। तो हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से बहुत ही पुराने, बहुत ही गहरे हैं। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि किसी को टेररिस्ट कहें या किसी को फ्रीडम फाइटर ना कहें, या ये सब भी बकवास है। इजराइल के साथ ये सही नहीं है कि हम अपनी जो घृणता है, हम क्योंकि हम मुसलमानों को एक दृष्टि से देखते हैं यहाँ पर,
हम एक ऐसे देश के साथ दोस्ती बनाए रखें जो जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड ना कि सिर्फ एमनेस्टी कह रहा है कि जेनोसाइड है, लेकिन इजरायली यहूदी जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है बेत्सलेम वो भी कहता है। आईसीसी के जो जजेस हैं वो देख रहे हैं कि ये जेनोसाइड है कि नहीं। ऐसी जगह पर आप लोगों से गले मिले जो बच्चों को भूखे मार रहे हैं, उन पे बम फेंक रहे हैं, ये 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 ठीक नहीं। ये मैं मानता हूं कि ये डैमेजिंग होगा हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। जहां तक बाकी देशों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये 11 साल एक डिपार्चर रहा है। ये जो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी जो जयशंकर साहब कहते हैं कि मोदी सरकार की नीति है कि हम एक मल्टी अलाइंड वर्ल्ड जो लफ्ज है उनका, कि हम कहीं पर हम जहां पर हमारा फायदा हो वहां पर हम एक पॉलिसी बनाएंगे जैसे कि सिचुएशन हो। ये क्योंकि ये नई चीज है लोगों के मन में, अभी तक एक पुराना भारत है। तो ये सरकार जब जाएगी, और ये जाएगी सरकार, कभी तो इसको जाना है, फिर से उन चीजों पर लौट जाना जहां पर अफ्रीका में, जहां पर अरबी देशों में, जहां पर लैटिन अमेरिका में, जहां जितने भी लोग जहां पर गरीब हैं, दबे हुए हैं, उनका एक नजरिया है भारत से जुड़ा, जो जो लौट आएगा, और ये अच्छी बात है। इस पे ये जो बात है जो आपने कहा कि ये पर्सनलाइज हो गया है सब कुछ जो है, तो उसमें जब हम तो वो ये जो फेलियर्स की लेकर जो जवाबदेही यहाँ है, चाहे वो देश के भीतर की हो या हमारे विदेश नीति की, तो इसकी जवाबदेही फिक्स करने का क्या रास्ता है? तक क्योंकि कोई कैरिज्मेटिक लीडर जाता नहीं तब तक ये रहेगा, क्योंकि भाजपा के अंदर जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी हो। और जब आप एक कोर्ट चलाते हो, राजा जब अपने कोर्ट में जाता है, तो कोई जो जोकर होता है उसमें या कोई होता है, वो अपनी आवाज हम उठा नहीं सकता, और उठाना चाहते भी नहीं है ये लोग। आप देखें जो जो ब्राह्मण है, जयशंकर है, सीतारामन है, जो बनिए हैं, पीयूष गोयल हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा? अपने फायदे के लिए वहां पर वो। जयशंकर को ये पता है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज आदमी है वो जानता है कि वो जो काम कर रहा है वो भारत के लिए नुकसानदेह है, वो जानता है वो, लेकिन फिर भी कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि जब तक वो करता रहेगा तब तक उसकी नौकरी रहेगी, उसके बेटे की नौकरी रहेगी। और जब ऐसे लोग हों आपके देश में, आपकी सरकार में, तो जब तक राजा रहेगा तब तक ये जो हालात हैं वो बरकरार रहेंगे। राजा के जाने के बाद एक हमें एक ऐसा अवसर, एक बात सही है, देखिए नीतीश, 2024 के बाद जो चीजें 2024 से पहले हुई थी उनका होना कम हो चुका है। लोग शायद, क्योंकि 2024 को एक ही साल हुआ है, लोगों को शायद बहुत वक्त नहीं मिला है देखने के लिए। लेकिन जो चीजें हो रही थी, जो चीजें हमें कही जा रही थी कि ये होगा, ये आएगा, उसका होना, उसका आना बंद हो चुका है तकरीबन। और 240 के बाद जो होगा, तब 10, 15, 20 साल के बाद तो कोई बदलाव आने वाला है ही। उसके बाद जो है ये मौका हमें मिलेगा कि ये जो पोस्ट और 2014 फेज है उसको बारीकी से देखें और समझें कि फिर से ऐसा नहीं हो, तो उसके लिए हमें करना क्या है। ट्रम्प और मोदी को लेकर एक और बात की, ये जो दो बुलीज का मिलना, और मतलब एक बड़ा बुली जो है वो उसके सामने जो बर्ताव रहा है नरेंद्र मोदी का, उसके पहले जो कुछ अपने बारे में बताते हाँकते रहे हैं,
उसके बारे में क्या कहते हैं कि ये क्या हम इसको इस तरह से देखें कि एक एक बुली को दूसरा बुली मिल गया? हम बोलते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। ट्रम्प के पास ट्रम्प क्योंकि एक असली बुली है। वो बुली करता क्या है, वो छोटे बच्चे को मारता है कि बाकी के बच्चे फिर डर जाए। चीन को बुली मार नहीं सकता क्योंकि चीन सामने से आके उसको लपाड़ा मारेगा, और मारा उसने, तो उसके साथ बातचीत करेगा ये बुली। अगर कोई दूसरी कोई ऐसी हस्ती हो जिसको थप्पड़ मार के बिठा दे, तो बाकी जो दुनिया है वो बैठ जाएगी, वो लड़ने को तैयार नहीं होगी। भारत के साथ ये हो रहा है। उसको कोई बैर नहीं हमसे, हमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हमको ये करके बुली अपनी ताकत को दिखा सकता है दुनिया को कि मैंने भारत के साथ ये किया, तुम देखो अभी तुम जो लाइन में नहीं आओगे, मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। नहीं, ये मैं कहता था कि बुली सबसे बड़े छोटे बच्चे को पकड़ के पीटता है, ना कि सबसे छोटे। छोटा तो होना ही चाहिए उससे, लेकिन उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए कि बाकी के लोग डर जाएं। भारत को इसलिए चुना गया है। क्योंकि मैंने देखा कि ये जो मेक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पे क्लॉडिया शेनबॉम, या ब्राजील के जैसे लूला हैं, या कनाडा है, तो उन सब ने पलट के जिन जिन लोगों ने दिया उनके साथ अमेरिका का बर्ताव मोटे तौर पर ठीक ही रहा, कि जो चीन के साथ भी चीन ने भी पलट के उतना ही उसी मेजर में रिप्लाई। एक हद तक उनकी स्थिति अलग है हमसे। ब्राजील जो है वो बहुत कम देशों में से है जो जिसका ट्रेड सरप्लस चीन के साथ है। इसलिए है क्योंकि ब्राजील चीन को पदार्थ बेचता है, नेचुरल रिसोर्स, और सामने से टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह आते हैं, गाड़ियां। मेक्सिको की इकोनॉमी बिल क्लिंटन के नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ अटलांटिक, मेक्सिको की इकोनॉमी सदर्न अमेरिका से जुड़ चुकी है बहुत हद तक। गाड़ियों के मसले में, बहुत सी चीज़ों में, फ्रेश प्रोड्यूस में। आप कोई सुपरमार्केट वॉलमार्ट में जाएंगे अमेरिका में, तो वहाँ पर जो टमाटर आते हैं, एवोकाडो आते हैं, आलू वगैरह आते हैं, वो ज़्यादातर मेक्सिको से आते हैं। वो जुड़ चुकी है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो बहुत बड़ी हद तक गुजरात में जो चीज़ें बनती है वो हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, केमिकल्स। तो ये हमें या तो एक दूसरा मार्केट ढूंढना होगा इसके लिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो अंदरूनी ज़रूरतें हैं वो मिल पाती हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये जो सरप्लस है वो जा रहा है वहाँ पर। तो जब तक आप कोई नया मार्केट ढूंढेंगे नहीं, तब तक ये आपको लगेगा। ब्राजील के पास ये चाह रहा था कि अमेरिका उसकी चीजें ना खरीदे तो वो चीन को दे दें। मेक्सिको को पता था कि टोटल डी कपलिंग पॉसिबल नहीं है। भारत के पास ये ऑप्शन नहीं है, और क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, एक तो हमें बहुत ही सोच समझकर ट्रम्प से दोस्ती करनी थी हमें पहले, जो नहीं किया हमने। और अब हमको बहुत ही गहराई से, गंभीरता से ये देखना होगा कि ये 50% को कैसे एक कम किया जाए, और बी जो कम ना हो या जब तक ना हो दूसरा कोई मार्केट खोला जाए हमारे लिए। तो ऐसा कुछ पर वो मिटिगेट करने का रास्ता कहाँ दिखलाई पड़ रहा है? मतलब ऐसा जो एक तो ये कि जब तक मैं ये मानने को ही नहीं तैयार कि कोई मुश्किलात है, तो मैं फिर उसके लिए करूंगा ही नहीं। आप देखें जो बयान आए हैं मंत्रियों के, वो ये है कि आपको बहादुरी दिखानी है। तो ये आपने ठोक दिया कि अब आपको देखना है कि आपको इसको, मैं सरकार इसमें कोई हाथ नहीं देगी आपका। ये तो कायरता है, और ये कोई वही तो मतलब आपके, और मतलब आपने फायदा पूरा उठाया उसका, और जब आप जब उसका ठीकरा फूट रहा है तो आपने किसी और पे बोलेंगे, और वो आउटसोर्स कर दिया ये कि
अब ये हमारा काम नहीं, ये तो आपका काम है, तो हम उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, हम नया मार्केट कैसे ढूंढने का, जो लोग जिन्होंने इतने पैसे लगा रखे हैं, जो लोग इतने नौकरियां बेरोजगार देते हैं, तो उनके साथ आप क्या करने वाले हैं, इसके लिए कोई हमारे पास कोई प्लान या कोई मुकेश अंबानी ने कोई बयान दिया है कि इस चीज पर कि मैं अपने हजारों करोड़ इस पे लगा दूंगा भारतीयों के लिए क्योंकि मैंने ये फायदा लिया है रूसी तेल से, वो थोड़ी बोलेगा। हाँ, पर वो मुकेश अंबानी भी खुद के लिए थोड़ी ना, ये तो सरकार के साथ कर रहे थे ना। ये फैसला कोई भी बिजनेसमैन तो नहीं कर सकता कि आप किसी जंग में हैं और इतना पेचीदा जो है वो फैसला, तो ऑफ कोर्स इसमें सरकार शामिल है और उनको वो इस बात की उन्हें जवाबदेही लेनी चाहिए कि भाई, अच्छा ये भी नहीं किया कि वो यहाँ के कंज्यूमर पे पास ऑन कर देते, जो कुछ पैसे वहां से बचा रहे थे, सस्ते में जो तेल खरीद रहे थे, उन्होंने उसको वापस महंगे में यहाँ भी बेचा, देश के भारतवासियों को भी बेचा और विदेशों में भी बेचा जो है, और अब कह रहे हैं कि अब उसकी कीमत हम सब चुकाएंगे, अब जो भी यहाँ का जो उत्पादक है, जो यहाँ का जो तो ये कुल मिला के ये भी हमारी एक नीति का हिस्सा है, नीति कार्यक्रम का, जो हमारी बड़ी दृष्टि का। तो बहुत शुक्रिया आकाश, जिससे हमेशा ही होता है कि मज़ा ही आता है आपसे बात करके और समझने में मदद मिलती है चीज़ों को, नई खिड़कियाँ खुलती हैं। तो बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, हरकारा से जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।